हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं दरिया रावल और आप देख रहे हैं योगी नर्सिंग एजुकेटर। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज की टॉपिक में हम जानेंगे कि मानव शरीर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं और अलग अलग बॉडी के एल्केलिक और एसिडिक कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में जो अलग अलग सीक्रेशन होते हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच सिस्टम क्या है, किसने पीएच सिस्टम दिया है, किस प्रकार पीएच सिस्टम में अपन रीड करते हैं पीएच वैल्यू और किस प्रकार उसको इंटरप्रेट करते हैं। बॉडी के अलग अलग बफर सिस्टम क्या होते हैं, एल्केलिसिस और एसिडोसिस को किस प्रकार बॉडी रेगुलेट करती है, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इन एल्केलिसिस और एसिडोसिस की कंडीशन को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कुछ नया सीखते हैं और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज केमिकल, सो द स्टडी ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल। हमारा मानव शरीर है, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो आधार है वो रासायनिक संरचना है, केमिकल स्ट्रक्चर है। सो हमें हमारे मानव शरीर की केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की जो जानकारी है वो होना अति आवश्यक है। तो सबसे बेसिक लेवल जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वो होती है एटम्स। द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हम सब जानते हैं कि किसी तत्व या एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम्स कहलाता है। एन एलिमेंट इज ए chemical substance whose atoms are all of the same type. Example, iron contains only iron atoms. Elements क्या होता है, वह केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके सभी परमाणु या एटम्स एक समान होते हैं। जैसे कि आयरन, तो आयरन में सभी एटम्स होंगे वो आयरन के ही होते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 1, प्रोटॉन्स। Protons are particles present in the nucleus or central part of the atom. परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। Each proton has 1 unit of positive electrical charge. परमाणु पे धनावेश या पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन्स भी एटम्स या परमाणु के केंद्र में उपस्थित होते हैं। दे हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3, आर पार्टिकल्स विच रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। जैसे जिस प्रकार सूरज के चारों तरफ दूसरे प्लैनेट के ग्रह या उपग्रह लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश या नेगेटिव चार्जेस पाया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। बॉडी के केमिकल स्ट्रक्चर का अगला लेवल है molecules और compounds. Molecules consist of 2 or more atoms which are chemically combined. Molecules क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम जो मिलकर जुड़ जाते हैं तो molecules या अणु का निर्माण करते हैं। The atoms may be of the same element. अब एटम्स एक समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे समान की बात करें, ए मोलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वातावरण में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके, 2 एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मोस्ट मॉलिक्यूल्स हाउएवर कंटेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कुछ में 2 या 2 से अधिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम्स होता है और ये मिलके वाटर का निर्माण करते हैं। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल नोन एज कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है।
Compounds which contain the element carbon are known as organic and all other as inorganic. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एलिमेंट्स पाया जाता है वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं, जिनमें नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। द बॉडी कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मानव शरीर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। दीज आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन बॉडी। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड in solution in water is known as electrolyte because it can conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में घोल देते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, जो कंडक्टिविटी जिसमें प्रारंभ हो जाती है या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का काम ये करने लगता है। इलेक्ट्रोलाइट आर इम्पोर्टेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे मानव शरीर के निर्माण का, संगठन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाते हैं, जो करंट बहता है, उनका कंडक्शन ये इलेक्ट्रोलाइट ही करते हैं, सोडियम के रूप में, पोटेशियम के रूप में। इसेंशियल फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन। जी हाँ, मसल का जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार नर्व इम्पल्सेज में भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही ये इम्पल्सेज को ले जाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, इट एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर कीपिंग बॉडी फ्लूइड्स इन देयर ओन कंपार्टमेंट। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उत्पन्न ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही अलग अलग बॉडी फ्लूइड अपने अपने कंपार्टमेंट में, जो इंट्रासेल्युलर व इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में रहेंगे, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर व एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में रहेंगे। इट प्ले रोल इन एसिड बेस बैलेंस एज बफर्स टू रेजिस्ट pH चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड्स। नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसिड बेस बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं बफर के रूप में, टू रेजिस्ट pH चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके pH में जो चेंज होता है उसका रेजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं और बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। देयर आर मेनी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमने देखा सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट। ये सब मानव शरीर में पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, दे आर यूजुअली डिस्कस्ड इन द आयोनिक फॉर्म। सोडियम बाइकार्बोनेट यूजुअली आयोनिक फॉर्म में हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है पॉजिटिव, जो सोडियम होता है, सोडियम आयंस होता है, दूसरा बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो नेगेटिव चार्जेज वाले होते हैं। All inorganic acid contain hydrogen combined with another element or with a group of elements called a radical which act like a single element. Inorganic acid contain hydrogen. Inorganic जो एसिड होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो अनदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ के एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको अपन रेडिकल बोलते हैं, और ये सिंगल एलिमेंट की भांति काम करता है। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्या करती है, क्लोरीन के साथ मिल जाती है और HCl एसिड बना लेती है। एंड विद द फास्फेट रेडिकल टू फॉर्म फास्फोरिक एसिड। इसी प्रकार हाइड्रोजन फास्फेट के साथ मिलके फास्फेट रेडिकल और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, फास्फोरिक एसिड। एसिड, एल्केलीज एंड पीएच, ये अगला इम्पोर्टेंट लेवल है केमिकल का जिसमें एसिड आते हैं, एल्केलीज आते हैं और बॉडी का पीएच या पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन आता है। सो शुरू करते हैं, ये क्या होता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज द एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड की, किसी भी विलियन की जो एसिडिटी होती है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के द्वारा इंडिकेट होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेन पीडर लोरिज सोरेनसेन
इन 1909। डेनिश या डेनमार्क के फेमस केमिस्ट सोरेन पीटर लोरिस सोरेनसेन द्वारा 1909 में पीएच का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन आयन concentration within the body is an important factor to maintain a stable environment। अगर हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नॉर्मल लिमिट में रहना इम्पोर्टेंट है, या यूँ कहें कि हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल लिमिट को मेंटेन करके ही बॉडी में होम्योस्टेसिस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट, द पीएच स्केल, ए स्टैंडर्ड स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज नोन एज दी पीएच स्केल। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड जो स्केल होता है वो पीएच स्केल कहलाता है। द स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच वाज डेवलप्ड टेकिंग वाटर एज द स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए, पीएच वैल्यू का पता लगाने के लिए जो वाटर होता है, शुद्ध जल, उसको आधार मान के इसका कैलकुलेशन किया जाता है। In a neutral solution such as water, where the number of hydrogen ion is balanced by the same number of hydroxyl ion, जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए वह जो जल होता है वो न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच होती है 7। ऐसा सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होगा उसकी पीएच 7 होगी, और न्यूट्रल का मतलब है कि दोनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। द रेंज ऑफ दिस स्केल इज फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल में सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है 0, सबसे हाईएस्ट होता है 14। इस बीच में पीएच रीडिंग आती है। ए पीएच रीडिंग बिलो 7 इंडिकेट एन एसिड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है तो वह एसिड सॉल्यूशन कहलाएगा। रीडिंग अबाउट 7 इंडिकेट एल्केलिनिटी, और 7 से ऊपर जिस सॉल्यूशन की रीडिंग आ रही है वह एल्केलाइन है, क्षारीय विलयन होगा। A change of one whole number on the pH scale indicate a 10-fold change in hydrogen ion। अगर किसी सॉल्यूशन की pH एक पूर्णांक में बढ़ जाती है, एक होल नंबर बढ़ जाती है, इसका मतलब उसकी जो pH की जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन वो 10 गुना बढ़ गई। मान लीजिए ए सॉल्यूशन ऑफ pH 5 कंटेन्स 10 times as many hydrogen ion as solution of pH 6। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की पीएच 5 है, दूसरे की 6 है, तो पीएच में अंतर तो एक का ही है, परंतु जो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 गुना अधिक होती है। किसमें? पीएच 6 वाले में। एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पीएच इज मेजर्ड बाय पीएच मीटर। पीएच मीटर के द्वारा पीएच का एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये पीएच स्केल है जिसके लेफ्ट साइड में एसिड शो हो रहा है और राइट साइड में एल्केलाइन शो रहा है, दोनों के बीच में न्यूट्रल बताया गया है। तो इस स्केल में जो न्यूनतम बिंदु वो 0 है और अधिकतम जो बिंदु 14 है 14 होता है, इन दोनों के बीच में रेंज होती है। तो पीएच स्केल की एक लिमिट होती है। जो मिडिल का बिंदु 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट को शो करता है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है इसका मतलब वह न्यूट्रल है, और 7 से जैसे ही पीएच कम होती है तो वह सॉल्यूशन एसिडिक होने लगता है, और 7 से बढ़ने पर वो होने लगता है एल्केलाइन। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसकी जो पीएच होती है 7.35 टू 7.45 होती है, मीन्स ब्लड एल्केलाइन होता है। पीएच वैल्यूज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब आइए अपन जानते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी कि हमारे बॉडी में अलग अलग फ्लूइड की पीएच क्या होती है। Body fluids have pH values that must be maintained within relatively narrow limit for normal cell activity। हमारी कोशिकाओं की नॉर्मल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए उनकी जो pH है उनका स्टेबल होना इम्पोर्टेंट होता है। द pH वैल्यू आर नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के अलग अलग भागों की pH अलग अलग होती है। द pH वैल्यू इन एन ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सीक्रेशन ऑफ एसिड और एल्केलीज विच एस्टेब्लिशेज द ऑप्टिमम लेवल। किसी अंग की pH कैसे निर्धारित होती है? उस अंग के द्वारा सीक्रेट होने वाले एसिड या एल्केलिन के द्वारा। अगर वह अंग एसिड सीक्रेट कर रहा है तो उसकी पीएच एसिडिक होगी, एल्केलाइन सीक्रेट कर रहा है तो एल्केलाइन होगी। द हाईली एसिड पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मेंटेन्ड
by the hydrochloric acid secreted by the parietal cells in the walls of gastric glands। स्टोमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसकी पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, इसके कारण से जो स्टोमक होता है उसका एसिडिक हाईली एसिडिक पीएच होती है। द लो पीएच वैल्यू इन द स्टोमक प्रोवाइड द एनवायरनमेंट बेस्ट सुटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम पेप्सिन दैट बिगिंस द डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। जब स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है उसके लिए एंजाइम पेप्सिन फंक्शन करता है, परंतु एंजाइम पेप्सिन तभी एक्टिव हो पाता है जब ब्लड का स्टोमक का पीएच एल्केलाइन हो। तो उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो पीएच होती है उसकी वैल्यू लो होती है। सलाइवा हैज ए पीएच ऑफ बिटवीन 5.4 एंड 7.5 विच इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। इसी प्रकार जो सेलाइवा होती है, लार होती है, उसमें जो सेलाइवरी एमाइलेज होता है उसके लिए सूटेबल पीएच 5.4 से लेकर 7.5 होती है। इसी पीएच वैल्यू में ही सेलाइवा बेस्ट सेलाइवरी एमाइलेज बेस्ट एक्शन शो करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सेलाइवा विच इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लार में जो सेलाइवरी एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट करता है और उसके लिए आइडियल पीएच 5.4 से 7.5 होती है। द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज इज इनहिबिटेड व्हेन फूड कंटेनिंग it reaches the stomach and is mixed with acid gastric juice। सेलरी एमाइलेज तब तक काम करता है जब तक कि वह उसकी पीएच ऑप्टिमम बनी रहे। जैसे ही वह सेलाइवरी एमाइलेज स्टोमक में एंटर कर जाता है, स्टोमक में एसिडिक पीएच होती है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलते ही उसका जो एक्शन होता है वो रुक जाता है। ब्लड हैज़ ए पीएच वैल्यू बिटवीन 7.35 एंड 7.45। ह्यूमन जो ब्लड होता है उसकी पीएच 7.35 से 7.45 होती है। द पीएच रेंज ऑफ ब्लड कंपेटिबल विद लाइफ इज 7 to 7.8। जीवन को बनाए रखने के लिए जो ब्लड की जो पीएच है वो 7 से 7.8 के मध्य आइडियल होती है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी सेल्स प्रोड्यूसेस सर्टेन एसिड एंड एल्कलीज विच अल्टर द पीएच ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती है उनमें मेटाबॉलिज्म के दौरान कई प्रकार के एसिड और एल्केलाइंस बनते हैं जिनके द्वारा टिश्यू की जो फ्लूइड है और ब्लड की जो पीएच है वो चेंज होती रहती है। टू मेंटेन द पीएच विद इन नॉर्मल रेंज देयर आर सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द ब्लड दैट एक्ट एज बफर्स। जब एसिड और एल्केलाइन फॉर्मेशन होते हैं तो पीएच अल्टर होती है, अप डाउन्स होती है, तो उस अप डाउन होने वाली पीएच को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ब्लड में सब्सटेंसेज केमिकल्स पाए जाते हैं जो बफर का काम करते हैं। बफर का मीन्स पीएच का बैलेंस करने वाले। तो अब इस टेबल के द्वारा अपन देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड और उनकी पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। नंबर 1 ब्लड की जो पीएच होती है 7.35 to 7.45 होती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.5 to 3.5 होती है। सलाइवा 5.4 to 7.5, बाइल 6 to 8.5, यूरिन 4.5 to 8। Now buffers. To maintain the pH within the normal range, there are substances present in blood that act as buffers। ब्लड की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड में बफर्स पाए जाते हैं जो कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं। द ऑप्टिमम पीएच लेवल इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूस बाय सेल्स। सेल्स के द्वारा जो एसिड फॉर्मेशन होता है, जो एल्केलिन, जो बेस या क्षार जो प्रोड्यूस होते हैं, उनके बीच में बैलेंस को मेंटेन करके ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन किया जाता है। बेसेज आर सब्सटेंसेज दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। बेस, एल्केलिन या क्षार वो पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और जब उनको जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं या एल्केलाइन सॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। बफर आर substances such as phosphates, bicarbonates and some proteins that maintain the hydrogen ion within normal। तो बॉडी में हाइड्रोजन आयन को नॉर्मल रखने के लिए
जो सब्सटेंस एक्ट करते हैं, काम करते हैं, उनको बफर्स कहते हैं, जो फास्फेट, बाइकार्बोनेट और सम प्रोटीन के रूप में होते हैं। सम बफर्स बाइंड हाइड्रोजन आयंस एंड अदर बाइंड हाइड्रोक्सिल आयंस, रिड्यूसिंग देयर सर्कुलेटिंग लेवल्स एंड प्रिवेंटिंग डैमेजिंग चेंजेस। बॉडी में अगर पीएच का लेवल अप और डाउन होता है तो ये बॉडी के लिए डैमेज हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बफर्स क्या करते हैं, कुछ बफर्स हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाते हैं, कुछ बफर्स हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी मान को, उनके लेवल को कम कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट, बोथ विल आयोनाइज टू सम एक्सटेंट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड जब आयोनाइज होते हैं तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है वो समझते हैं। बट दे विल आल्सो रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होते हैं तो उनके आयन आपस में एक्सचेंज होकर मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर का निर्माण कर लेते हैं। वन ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड हैज बीन बाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट रेडिकल एंड द अदर बाई कंबाइनिंग विद द हाइड्रोक्सिल रेडिकल टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन आयन मिलके एक तरफ बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और दूसरी तरफ जल का निर्माण कर लेते हैं। एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। सो व्हाट इज दिस? The substances in the buffer system that bind hydrogen ions are called the alkali reserve of the blood। ऐसे पदार्थ जो बफर सिस्टम का पार्ट होते हैं और हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड होते हैं वो एल्कली रिजर्व कहलाते हैं। ब्लड में जो एल्कली रिजर्व होता है वो हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड होता है और पीएच को मेंटेन करता है। When the pH is below 7.35 and the all reserve of alkaline buffer are used up, द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस एग्जिस्ट। जब ब्लड की जो पीएच है वो न्यूनतम 7.35 आ जाती है और ब्लड का जो एल्केलाइन बफर है वो सारा का सारा स्टोर यूज कर लिया जाता है, तब उस पीएच को मेंटेन करने के लिए कोई एल्केलाइन बफर नहीं बचता है। ऐसी विषम परिस्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। व्हेन द रिवर्स सिचुएशन अकर्स, अब इसका ठीक उल्टा होता है, एंड द पीएच इज अबाउट 7.45, ब्लड की जो मैक्सिमम पीएच की जो अपर लिमिट है 7.45, अगर वो आ जाती है और एंड द इंक्रीज एल्केली यूजेज अप ऑल एसिड रिजर्व, और ब्लड में कोई एसिड रिजर्व नहीं बचता बफर के रूप में, तो ये 7.45 और आगे जाती जाएगी और ब्लड एल्केलाइन होता जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं एल्केलोसिस। तो आप सबके समझ में आ गया होगा कि दोनों कंडीशन में एसिडोसिस कब होता है और एल्केलोसिस कब होता है। द बफर सिस्टम्स मेंटेन homeostasis by preventing excessive changes in the pH value in the blood। बफर सिस्टम क्या करते हैं, बॉडी में होम्योस्टासिस या बैलेंस या कांस्टेंट आइडियल कंडीशन क्रिएट करते हैं। किस प्रकार करते हैं? बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव चेंजेस इन द पीएच वैल्यू इन द ब्लड। ब्लड की जो पीएच है उसमें अप और डाउन को रोकते हैं, उसको एक मीडियम लेवल पे रखते हैं, बैलेंस लेवल पे रखते हैं, जिससे कि अप डाउन नहीं हो। It can only function effectively if there is some means by which excess acid or alkali can be excreted from the body। हमारे बॉडी का पीएच कब मेंटेन होगा? जब एक्सेस एसिड या एक्सेस एल्कली बॉडी से एक्सक्रीट होगा, जिसकी अमाउंट बढ़ेगी उसको शरीर अगर एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो उसका लेवल मेंटेन हो जाता है। द ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिव इन दिस वे आर द लंग्स एंड किडनीज। लंग्स और किडनी सबसे ज़्यादा एसिड बेस बैलेंस करने वाले ऑर्गन होते हैं। द लंग्स आर इम्पोर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड पीएच बिकॉज दे एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होती है बॉडी में ब्लड में बढ़ने लगती है, जब अपन एक्सेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 इंक्रीजेज H+ आयन इन बॉडी फ्लूइड बिकॉज इट कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब बॉडी में ब्लड की CO2 का लेवल बढ़ने लगता है तो ये क्या करता है, ये H+ आयन के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना लेता है और बॉडी में एसिडोसिस उत्पन्न करने लगता है, विच देन डिसोसिएट इनटू ए बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब क्या होगा, ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, मीन्स बॉडी में H+ आयन बढ़ रहे हैं, मीन्स एसिडोसिस हो रहा है।
In acidosis, the brain detect the rising H+ ion in the blood and stimulate breathing, causing increased CO2 loss and fall in H+ ion. जब हमारी बॉडी में H+ आयन बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और हमारी CO2 ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने लगती है और इस प्रकार H+ आयन कम होने लगते हैं। कन्वर्सली इन एल्कलोसिस में इसका ठीक उल्टा होगा। द ब्रेन कैन रिड्यूस द रेस्पिरेशन। एल्कलोसिस जब होता है तो रेस्पिरेशन कम हो जाती है टू इंक्रीज CO2 लेवल इन एंड इंक्रीज H+ आयन। जब एल्कलोसिस हो रहा है तो H+ आयन बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और वापस से H+ आयन बढ़ने लगते हैं। रीस्टोरिंग pH टुवर्ड नॉर्मल। जब एल्कलोसिस होने लगता है तो pH को कम करने के लिए H+ आयन बढ़ जाते हैं। The kidney have the ability to form ammonia and alkali which combines with the acid product of protein metabolism which are then excreted in the urine. किडनी में एबिलिटी होती है अमोनिया फॉर्मेशन की, जो एक एल्केलाई है, क्षार होता है जो कि एसिड प्रोडक्ट के साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो एसिड क्रिएट होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इनको एक्सक्रीट करने का कार्य करता है अमोनिया। द बफर एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी together maintain the acid base balance so that the pH range of blood remains within normal limit। इस प्रकार बफर और हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिससे कि pH में नॉर्मल वैल्यू pH की बनी रहे, जिससे कि हमारी जो लाइफ और रेगुलर चलती रहे। हम कह सकते हैं कि बॉडी के कई कंपोजिशन मिलके एटम्स, कंपाउंड्स, न्यू मॉलिक्यूल्स, ये सब मिलके बॉडी का कंपोजिशन तो बनाते हैं, साथ साथ बॉडी की फिजियोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार pH मेंटेन होती है, किस प्रकार एल्कलोसिस को मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार एसिडोसिस को मेंटेन किया जाता है। तो अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन वो मिलके कंबाइंड रूप से हमारे होम्योस्टासिस में हेल्पफुल होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बॉडी का केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार से बना होता है। इसी प्रकार बॉडी में एसिडोसिस, एल्कोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उनके कार्य किस प्रकार अलग प्रकार इंपॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी के अलग अलग सीक्रेशंस का pH वैल्यू कितना था। इसके साथ साथ हमने जाना कि बफर सिस्टम किस प्रकार बॉडी को के होम्योस्टासिस को मेंटेन करते हैं और कौन कौन से अंग और किस प्रकार बॉडी के होम्योस्टासिस एस्टेब्लिश करने के लिए एसिडोसिस और एल्कलोसिस की जो कंडीशन है उसको मैनेज करने का कार्य करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अन्य फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।